हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू नर्सिंग इंटरेस्ट। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इग्नू पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के मॉडल टेस्ट 3 के बारे में। तो इसमें हम लोग कुछ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के क्वेश्चंस को रखे हैं जो कि कम एग्जामिनेशन में है, पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 121, the sensor of pulse oximeter can be applied to all of the following body parts except one। तो देख लीजिए, इसमें एक्सेप्ट वाले को एक्सेप्ट पूछ रहा है कि कौन से बॉडी पार्ट में जो है पल्स ऑक्सीमीटर का सेंसर नहीं अप्लाइड होता है। तो ये ऑप्शन है आपका फिंगर, ईयर लोब, थंब एंड टो एंड लिप। तो ये कहाँ पे सेंसर जो है पल्स ऑक्सीमीटर का नहीं अप्लाइड होता है? तो लिप पे पल्स ऑक्सीमीटर का जो सेंसर है वो अप्लाई नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा डी, लिप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए रिस्क फैक्टर फॉर हियरिंग लॉस। अब हियरिंग लॉस के लिए कौन सा जो है रिस्क फैक्टर कंसिडर नहीं किया जाता है? देखिए, इसमें नॉट लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि नॉट है और शुरू वाले क्वेश्चन में आपने भी देखा होगा एक्सेप्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा तब आंसर करिएगा। ओके, तो पूछ रहा है कि कौन सा हियरिंग लॉस के लिए रिस्क फैक्टर नहीं है। रिपीटेड क्रोनिक ईयर इन्फेक्शन है, एक्सपोजर टू हाई इंटेंसिटी एंड साउंड वेव्स है, पेरेंटल रूबेला इन्फेक्शन, या टेकिंग पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्प्रिन मेडिसिन। तो कौन सा जो रिस्क फैक्टर नहीं है? तो वो है आपका टेकिंग पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्प्रिन। बाकी सारी चीज़ों से आपका हियरिंग लॉस हो सकता है। इन्फेक्शन से भी होगा, हाई इंटेंसिटी वेव से अगर साउंड वेव आप सुनते हैं, या फिर रूबेला इन्फेक्शन होता है, तो इन सब चीज़ों से हियरिंग लॉस हो सकता है। बट अगर पेनिसिलिन या सिफेलोस्प्रिन मेडिकेशन लेते हैं तो इससे आपका हियरिंग लॉस नहीं भी हो सकता, नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रूट शुड नॉट बी प्रीफर्ड। कौन सा रूट प्रीफर नहीं करना चाहिए आपको? क्या करने के लिए? फॉर टेकिंग मेडिसिन टेम्परेचर इन अ पेशेंट हु हैज़ कार्डियक डिसऑर्डर। अब किसी को कार्डियक डिसऑर्डर है तो हम लोग कौन सा रूट जो है टेम्परेचर के लिए नहीं यूज़ करेंगे? ओरल है, एक्सिलरी है, रेक्टल है, या ऑल ऑफ द हम लोग कौन सा नहीं यूज़ करेंगे? तो रेक्टल हम लोग इस कंडीशन में यूज़ नहीं करेंगे टेम्परेचर लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है स्प्लीनोमेगली अकर्स इन ऑल एक्सेप्ट। देखिए, किस केस में स्प्लीनोमेगली नहीं होगा? एक्सेप्ट इसमें ही पूछा गया है। ठीक है, मलेरिया, कालाजार, हिमोलाइटिक एनीमिया या प्लास्टिक एनीमिया। तो स्प्लीनोमेगली मलेरिया में भी होता है, कालाजार में भी होता है और हिमोलाइटिक एनीमिया में भी होता है। बट जो प्लास्टिक एनीमिया में है इसमें स्प्लीनोमेगली नहीं होता है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? क्रोनिक रीनल फेलियर कॉजेज ऑल एक्सेप्ट। अब क्रोनिक रीनल फेलियर सारा कुछ कॉज करता है सिर्फ एक को छोड़ के। किसको छोड़ के? देख लीजिए, हाइपरटेंशन है, हाइपोकैल्सीमिया है, हाइपरकेलेमिया है, या हाइपरकैल्सीमिया है। तो क्रोनिक लीवर फंक्शन क्या नहीं कॉज करेगा? तो ये हाइपरकैल्सीमिया कभी नहीं करेगा। बाकी हाइपरटेंशन, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकेलेमिया ये सब कॉज कर सकता है, बट ये हाइपरकैल्सीमिया क्रोनिक रीनल फेलियर कॉज नहीं करेगा। नेक्स्ट है बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन इज नॉट यूजफुल इन फॉलोइंग कंडीशन। किस कंडीशन में बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन जो है वो यूजफुल नहीं है? ठीक है, फर्स्ट है थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया, पर्नीसियस एनीमिया, या एप्लास्टिक एनीमिया। तो बोन मेरो जो ट्रांसप्लांटेशन है वो किस कंडीशन में यूजफुल नहीं है? तो ये पर्नीशियस एनीमिया के केस में सक्सेसफुल नहीं रहता है। बाकी थैलेसीमिया, ल्यूकीमिया और प्लास्टिक एनीमिया में बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन यूजफुल रहता है। नेक्स्ट है वेट गेन अकर्स इन ऑल एक्सेप्ट। किस कंडीशन में वेट गेन नहीं होता है? इंसुलिमिया में भी होगा, स्टेरॉयड थेरेपी में होगा, कुशिंग सिंड्रोम में होगा। बट ये डी जो ऑप्शन है फियोक्रोमोसाइटोमा, इसमें जो है वेट गेन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल आर फैक्टर्स फॉर पल्मोनरी इम्बोलिज्म एक्सेप्ट। कौन सा जो फैक्टर है वो पल्मोनरी इम्बोलिज्म का कॉज फैक्टर नहीं है? इसमें भी एक्सेप्ट है। ठीक है, टीबीटी प्रोलॉन्ग्ड है, इमोबिलाइजेशन है, प्रेगनेंसी है, या एनीमिया है। तो कौन सा फैक्टर पल्मोनरी इम्बोलिज्म नहीं कॉज करेगा? तो ये है आपका एनीमिया, ऑप्शन डी, एनीमिया। नेक्स्ट है मोस्ट यूजफुल टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ अर्ली रीनल डिसफंक्शन इज। अब रीनल डिसफंक्शन को बहुत पहले पता करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट कराएंगे? सीरम यूरिया है, सीरम क्रिएटिनिन है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस है, या जीएफआर है। तो अर्ली रीनल डिसफंक्शन को टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्रिएटिनिन क्लियरेंस, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है मोस्ट सेंसिटिव मार्कर ऑफ बॉडी आयरन इज स्टोर इज। आयरन जो स्टोर होता है उसको चेक करने के लिए कौन सा
जो मार्कर टेस्ट करेंगे, सीरम आयरन है, सीरम प्रोटीन है, सीरम ट्रांसफेरिन है, सीरम टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है। तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम लोग सबसे जो सेंसिटिव मार्कर है वो है सीरम फेरिटिन। नेक्स्ट है बेस्ट टेस्ट फॉर लीवर डिसफंक्शन इज। अब लीवर डिसफंक्शन के लिए कौन सा टेस्ट हम लोग करते हैं? सीरम एल्बुमिन है, सीरम बिलिरुबिन है, एसजीपीटी है, प्रोथ्रोम्बिन। तो लीवर डिसफंक्शन के लिए कौन सा टेस्ट है? प्रोथ्रोम्बिन। नेक्स्ट है मोस्ट यूजफुल टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। अब डायबिटीज़ मेलिटस को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? यूरिन ग्लूकोज, यूरिन शुगर है, ग्लाइकोलेटेड एचबी है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, या नन ऑफ दिस। तो डायबिटीज़ मेलिटस को पता करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। आंसर सी होगा। नेक्स्ट है इन एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन विच इंजाइम रेज्ड फर्स्ट। अब किसी को एमआई होता है तो कौन सा इंजाइम सबसे पहले बढ़ेगा? सीपीकेएमबी, एसजीपीटी, एसजीओटी या ट्रोपोनिन टी। तो सबसे पहले हम लोग जो बढ़ावा देखते हैं वो देखते हैं ट्रोपोनिन टी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कैरियर स्टेज ऑफ HBV इज 4। जो हेपेटाइटिस बी वायरस का जो है कैरियर स्टेज वो कितने महीने तक हो सकता है? 3 मंथ्स है, 6 मंथ्स है, 9 मंथ्स है या लाइफ लॉन्ग। तो ये कितने टाइम तक से कैरियर स्टेज में रह सकता है हेपेटाइटिस बी का वायरस? तो ये आपका 9 मंथ्स तक कैरियर स्टेज में रह सकता है। नेक्स्ट है वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन आर प्रिवेंटेड बाय। वायरल और फंगल इन्फेक्शन है उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं? न्यूट्रोफिल्स के थ्रू, बेसोफिल्स के थ्रू, टी लिम्फोसाइट से या बी लिम्फोसाइट से। तो ये इन्फेक्शन रुकता है किससे? टी लिम्फोसाइट से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो होगा 6 to 2 ईयर्स के एज में, उसका मेन कॉज कौन सा है? मेनिंजोकोकाई है, न्यूमोकोकाई है, एच इन्फ्लुएंजा या ई कोलाई। तो 6 to 2 ईयर्स में जो मेनिंजाइटिस कॉज होता है वो होता है एच इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से, ठीक है। और नेक्स्ट जो है 2 से 20 ईयर्स में जो मेनिंजाइटिस होता है उसका मेन कॉज क्या है? न्यूमोकोकाई, नेसरीडिया, मेनिकोकाई, एच इन्फ्लुएंजा या इकोकाई। तो 2 से 20 साल की उम्र में अगर मेनिंजाइटिस हो रहा था इसका कॉज है बी, नेसरीडिया मेनिंजोकोकाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ब्रेक बोन फीवर इज। ब्रेक बोन फीवर किसको कहते हैं हम लोग? टाइफाइड फीवर को, मेलिग्नेंट फीवर को, मलेरिया को या डेंगू फीवर को। तो ब्रेक बोन फीवर जो है वो डेंगू फीवर को कहा जाता है, ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है ब्लैक वाटर फीवर इज कॉज्ड बाय। ब्लैक वाटर जो फीवर होता है वो किसके द्वारा कॉज होता है, किसके द्वारा फैलता है? पी वेवैक्स है, पी फॉल्सिफेरम है, पी मलेरिया है या ऑल। तो ये जो ब्लैक वाटर फीवर होता है वो होता है पी फॉल्सिफेरम की वजह से, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डायरिया इन एड्स पेशेंट इज। अब एड्स पेशेंट में जो डायरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है? रोटावायरस, ई कोलाई या क्रिप्टोस्पोडिडियम, नन ऑफ दिस। तो इसमें जो मेन कॉज है डायरिया का वो है आपका ऑप्शन सी, क्रिप्टोस्पोडिडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन एड्स पेशेंट न्यूमोनिया अकर्स ड्यू टू। अब न्यूमोनिया एड्स पेशेंट में किसकी वजह से होगा? स्टेफिलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, न्यूमोसिस्टिस कैरिनी है या माइकोप्लाज्मा है। तो ये होता है ऑप्शन सी, न्यूमोसिस्टिस कैरिनी की वजह से एड्स पेशेंट में न्यूमोनिया। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी को हो रहा है तो इससे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है आपका? हाइपरकेलेमिया, एयर एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या ऑल ऑफ द एबव। तो मेसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या होता है आपका? सारा कुछ हो सकता है, हाइपरकेलेमिया भी हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, तीनों में से कुछ भी हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेशन के रूप में। नेक्स्ट है अम्बू बैग इज यूज इन ICU प्राइवेटली व्हेन। अब अम्बू बैग हम लोग कब यूज़ करते हैं? व्हेन रिस्पिरेटरी अरेस्ट अकर्स, रिस्पिरेटरी अरेस्ट होगा या पेशेंट हैज़ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या रिस्पिरेटरी आउटपुट मस्ट बी मॉनिटर, या फिर सर्जिकल इंसिजन जिसमें कोपियस जो है ड्रेनेज प्रेजेंट है। तो ये किस केस में हम लोग यूज़ करते हैं? जबकि रिस्पिरेटरी अरेस्ट होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट फॉर द नर्स टू मेक फॉर अ पेशेंट हैविंग सीवियर एलर्जी रिएक्शन। अब किसी को सीवियर एलर्जी रिएक्शन हो रहा है तो हम लोग सबसे जो इम्पोर्टेंट असेसमेंट क्या करेंगे? फर्स्ट है स्किन कलर का, यूरिन आउटपुट का, पिपलरी रिस्पॉन्स का या ब्लड प्रेशर। अगर सीवियर एलर्जी रिएक्शन है तो हम लोग को सबसे पहले टेस्ट करना चाहिए ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिस्पिरेटरी सेंटर इज स्टिमुलेटेड बाय। रिस्पिरेटरी सेंटर जो है कब स्टिमुलेट हो जाता है, किसकी वजह से?
ऑक्सीजन है, लैक्टिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है या कैल्शियम आयंस है। तो ये स्टिमुलेट होगा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर टू असेस द रेस्पिरेटरी स्टेटस ऑफ ए पेशेंट। अब किसी पेशेंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस पता करना है तो हम लोग क्या देखेंगे? ऑब्जर्व द चेस्ट राइजिंग एंड फॉलिंग, लिसन एंड फील एयर मूवमेंट, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द स्किन या डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस ऑफ फीमरल पल्स। तो सबसे जो बेस्ट रिलायबल मेथड है वो लिसन एंड फील द एयर मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट है विच इज एन अर्ली वार्निंग साइन फॉर कैंसर ऑफ लंग। अब कैंसर ऑफ लंग है किसी को तो अर्ली जो वार्निंग साइन है वो क्या है? डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग है, परसिस्टेंट कफ, अनयूजुअल ब्लीडिंग या ग्रेजुअल वेट लॉस। जो वार्निंग साइन है वो क्या है? परसिस्टेंट कफ, लीवर ऑफ लंग के लिए। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोनिया प्राइमरली डिपेंड्स ऑन। अब किसी को न्यूमोनिया का ट्रीटमेंट करना है तो ड्रग ऑफ चॉइस जो है प्राइमरली किस पे डिपेंड करेगा? टॉलरेंस ऑफ पेशेंट है, सिलेक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्रेफरेंस ऑफ फिजिशियन या सेंसिटिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये डिपेंड करेगा आपका सेंसिटिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के सेंसिटिविटी पे न्यूमोनिया का ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक अस्थमा। क्रोनिक अस्थमा का जो मेन कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है? एटिलेक्सिस, न्यूमोथोरैक्स, पल्मोनरी फाइब्रोसिस या एम्फाइजमा। तो क्रोनिक अस्थमा का जो कॉम्प्लिकेशन है वो है एम्फाइजमा। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट मैक्सिमम एयर एक्सचेंज ए क्लाइंट शुड बी प्लेस्ड इन। अब किसी को बहुत ज़्यादा एयर एक्सचेंज की ज़रूरत है तो क्लाइंट को कौन से पोजीशन में हम लोग रखेंगे? ठीक है, सुपाइन है, ऑर्थोपेनिक है फॉलोअर्स है या सेमी फॉलोअर्स। तो हम लोग इसको रखेंगे ऑर्थोपेनिक पोजीशन में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द पोजीशन इन विच पेशेंट विद डिस्निया शुड बी प्लेस्ड ऑन। डिस्निया वाले को भी कौन सा पोजीशन हम लोग देंगे? ऑर्थोपेनिक। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द मोस्ट लाइकली सिम्टम इन ए पेशेंट विद कैटरेक्ट वुड बी। अब कौन सा सिम्टम जो है सारे कैटरेक्ट पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा? हेलोस एंड रेनबोज अराउंड लाइट्स, ब्लड एंड हेजी विजन, आई पेन एंड इरिगेशन दैट वर्सन्स एट नाइट या आई स्ट्रेन एंड हेडेक व्हेन डूइंग क्लोज वर्क्स। तो जो कैटरेक्ट में देखने को आपको क्या मिलेगा? ब्लड एंड हेजी विजन मोस्ट कॉमन सिम्टम है कैटरेक्ट का। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर एमंग फीमेल्स। अब फीमेल में जो कैंसर होता है उसका सबसे कॉमन साइट कौन सा है? वेजाइना, यूटेराइन सर्विक्स, यूटेराइन बॉडी या फेलोपियन ट्यूब। तो ये होता है सबसे ज़्यादा यूटेराइन सर्विक्स में, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर इज। अब सबसे ज़्यादा किस टाइप का ब्रेन ट्यूमर होता है? ठीक है, मेनिंजाइमा, ग्लोइमा, पिट्यूटरी एडिनोमा या न्यूरोफाइब्रोमा। सबसे कॉमन जो टाइप है ब्रेन ट्यूमर का वो है ग्लोइमा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ स्टाइल चेंज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर इज। अब कैंसर के रिस्क को कम करना है तो क्या लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइफ स्टाइल चेंजिंग करना चाहिए वो क्या है? डिक्रीज फैट इंटेक है, एवॉइड स्मोकिंग, एवॉइड एक्सपोजर टू सनलाइट या एडिक्वेट रेस्ट एंड एवॉइड स्ट्रेस। तो जो सबसे ज़्यादा चेंजिंग लाइफ स्टाइल में करना चाहिए वो क्या करना चाहिए? एवॉइड स्मोकिंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। अब किसी को कीमोथेरेपी चल रहा है तो उसका क्या साइड इफेक्ट मेनली देखने को मिलेगा? जिंजिवाइटिस एंड ओरल अल्सर्स, स्लो स्लर्ड स्पीच, इंक्रीज WBC, साइनस डिसरिथमिया एंड ब्रेडिकार्डिया। तो कॉमनली जो सीन होता है कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स में वो है जिंजिवाइटिस एंड ओरल अल्सर्स। कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल रेडिएशन इज। जो कॉमन जो एक्सटर्नल रेडिएशन का एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है? एबनॉर्मल स्किन पिगमेंटेशन, सडन वेट लॉस, यूरिनरी रिटेंशन एंड इन्फेक्शन या वर्टिगो एंड सिटिंग अप क्विकली। तो जो एक्सटर्नल रेडिएशन का जो कॉमन एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है वो होता है एबनॉर्मल स्किन पिगमेंटेशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं कन्फर्म डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर इज। सर्वाइकल कैंसर का जो कन्फर्म डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो कौन सा है? यूट्राइन स्कैन है, CT स्कैन ऑफ द एब्डोमेन, एलिवेटेड HCG लेवल, कोल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो सबसे जो कन्फर्म डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो है कोल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है इफ ग्लूकोमा इज लेफ्ट अनट्रीटेड इट लीड्स टू। अगर ग्लूकोमा किसी को है आइज में और उसको हम लोग बिना ट्रीटमेंट के छोड़ देंगे तो ये क्या कॉज कर सकता है? मायोपिया, यूवाइटिस, रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया या फिर ब्लाइंडनेस। तो ऑब्वियसली ये क्या कॉज करेगा? ब्लाइंडनेस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ड्रग्स इंस्टिल्ड इन द आई आर एडमिनिस्टर्ड बाय द मेथड नॉन एज। अब जो हम ड्रग आई में डालते हैं
वो मेथड जो है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा है, इंट्राओकुलर, टॉपिकल, इंसफ्लेशन या इंजेक्शन। ये जो मेथड है वो है टॉपिकल मेथड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द अप्रोप्रिएट आईवी फ्लूइड टू करेक्ट और ट्रीट ए हाइपोवोलेमिक फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट कंडीशन। अगर किसी को हाइपोवोलेमिक शॉक है या फिर जो फ्लूइड वॉल्यूम या फूड वॉल्यूम हो गया है, बट ये फ्लूइड वॉल्यूम होगा, ठीक है, यहाँ पे रॉन्गली टाइप हो गया है। तो अगर किसी को हाइपोवोलेमिक है या फिर फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट है, तो उस कंडीशन में कौन सा हम लोग आईवी फ्लूइड जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए देंगे। नॉर्मल सलाइन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन 10% डेक्सट्रोज। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देते हैं नॉर्मल सलाइन। ओके, नेक्स्ट है दी नॉर्मल रेंज ऑफ सीवीपी, सेंट्रल वेन एस्पिरेटर का जो नॉर्मल रेंज है वो क्या है। 5 and 15 सेंटीमीटर H2O, 10 and 15 सेंटीमीटर H2O, 5 and 10 सेंटीमीटर H2O या 10 and 20 सेंटीमीटर H2O। तो ये क्या होता है आपका 5 and 10 सेंटीमीटर H2O। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी स्टार्टेड एट हाउ मेनी मैक्रोड्रॉप्स पर मिनट एंड फॉर हाउ लॉन्ग। अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है तो कितने मैक्रोड्रॉप्स पे पर मिनट पे सेट करना है और कितने लंबे टाइम तक। तो 10 ड्रॉप्स फॉर 10 मिनट्स है, 20 ड्रॉप्स फॉर 10 मिनट्स है, 25 to 50 ड्रॉप्स फॉर 15 मिनट्स है, या 120 ड्रॉप्स फॉर 15 मिनट्स। तो अगर बीटी स्टार्ट करते हैं तो ये होना चाहिए 25 to 50 ड्रॉप्स फॉर 15 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट है व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग एन एनिमा द मैक्सिमम सेफ हाइट एट विच द कंटेनर ऑफ फ्लूइड कैन बी हेल्ड इज। अब किसी को एनिमा एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो जो सेफ हाइट होगा कंटेनर का जिसमें फ्लूइड रहता है वो कितना हाइट तक रहना चाहिए, 30 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर या 65 सेंटीमीटर। ये रहना चाहिए 45 सेंटीमीटर की हाइट पे, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एनिमा इफ द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ इंटेस्टिनल क्रैम्प्स द नर्स शुड। अब किसी को एनिमा दे रहे हैं बट वो पेशेंट कंप्लेन करने लगा कि हमको क्रैम्प आ रहा है, तो नर्स को क्या करना चाहिए। फर्स्ट है डिसकंटिन्यू प्रोसीजर, नेक्स्ट है स्टॉप अंटिल क्रैम्प्स आर रिलीव्ड, गिव इट एट ए स्लोअर रेट या फिर लोअर द हाइट ऑफ द कंटेनर। तो इस कंडीशन में अगर क्रैम्प्स आ रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए जब तक कि क्रैम्प्स जो है रिलीव नहीं होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है टू गिव एन एनिमा द पेशेंट इज प्लेस्ड इन। किसी को एनिमा दे रहा है तो कौन सा पोजीशन हम लोग यूज़ करेंगे, नीचेस्ट पोजीशन, सिम्स पोजीशन, मिड फॉलोअर्स पोजीशन या सुपाइन पोजीशन। तो एनिमा देने के लिए हम लोग कौन सा पोजीशन यूज़ करते हैं, सिम्स पोजीशन। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है टू गिव एनिमा द रेक्टल कैथेटर शुड बी इंसर्टेड अप टू। तो अगर किसी को एनिमा दे रहे हैं तो रेक्टल कैथेटर कितने सेंटीमीटर तक अंदर घुसाना चाहिए, इंसर्ट करना चाहिए, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर। ये जाना चाहिए आपका 15 सेंटीमीटर तक अंदर। नेक्स्ट है ए पर्सन हु हैज़ हैड ए कोलोस्टोमी शुड फॉलो ए डाइट दैट इज। अब किसी को कोलोस्टोमी हुआ है तो कौन सा डाइट उसको लेना चाहिए, हाई इन कार्बोहाइड्रेट या फिर रिच इन प्रोटीन, लो इन फाइबर कंटेंट या एज क्लोज टू नॉर्मल एज पॉसिबल। तो कोशिश करना चाहिए कि जैसा वो खुद नॉर्मल डाइट नॉर्मल डाइट के क्लोज जो भी डाइट हो वो पेशेंट ले। नेक्स्ट है 0.45 नॉर्मल सलाइन इज। अब 0.45 जो नॉर्मल सलाइन है वो कैसे सोल्यूशन है, आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक है या सेमी आइसोटोनिक है। तो 0.9 जो नॉर्मल सलाइन है उसके आसपास जो भी सॉल्यूशन रहता है उसको आइसोटोनिक कहते हैं, उससे कम वाले को हम लोग हाइपोटोनिक और उससे ज़्यादा वाले को हाइपोटोनिक कहते हैं। तो ये 0.45 जो है 0.9 से कम है तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट है पेन एट मैकबर्नीज पॉइंट इज़ द फीचर ऑफ। अब मैकबर्नीज पॉइंट में जो पेन होता है वो किस बीमारी का सूचक है, जॉन्डिस, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, एपेंडिसाइटिस या ऑल। तो ये किस केस में रहता है, ये एपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विच फूड इज़ ए क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सा फूड जो है एनर्जी का सबसे क्विकेस्ट सोर्स है, सबसे जल्दी इससे एनर्जी मिलेगा, चॉकलेट कैंडी बार, स्लाइस ऑफ ब्रेड, ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस या ग्लास ऑफ मिल्क। तो एनर्जी सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको, तुरंत मिलेगा ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इंडाइजेशन ऑफ द फैटी फूड्स कॉज डिस्कम्फर्ट इन पेशेंट विथ कोलिलिथियासिस बिकॉज। अब फैटी फूड्स जो है उसका इंडाइजेशन किस में, कोलिलिथियासिस में क्यों होता है, क्यों डिस्कम्फर्ट पैदा करता है। तो देख लीजिए ऑप्शन है फैटी फूड्स आर हार्ड टू डाइजेस्ट, bile flow into the intestine is obstructed, see there is inadequate opening of the sphincter of Oddi, या फिर
लीवर इज मैन्युफैक्चरिंग इनएडिक्वेट बाइल। तो मेन जो रीजन है वो है बाइल फ्लो इनटू द इंटेस्टाइन इज ऑब्स्ट्रक्टेड, ये रीजन हो जाता है कोलिलिथियासिस में फैटी फूड्स के इंडाइजेशन का। नेक्स्ट है व्हेन द गवास ट्यूब इज इंसर्टेड द पेशेंट शुड बी प्लेस इन। अब किसी को गवास करना है तो गवास ट्यूब जो है वो कहाँ पे प्लेस होना चाहिए, किस पोजीशन में पेशेंट को रख के इंसर्ट किया जाता है, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, मिड फॉलोअर्स पोजीशन या हाई फॉलोअर्स पोजीशन। ये यूज होता है आपका हाई फॉलोअर्स पोजीशंस में। नेक्स्ट है टू डिक्रीज जीआई इरिटेबिलिटी द नर्स शुड सजेस्ट द पेशेंट टू मिनिमाइज द यूज ऑफ। किसी को जीआई इरिटेबिलिटी है तो नर्स को क्या कम यूज़ करने के लिए कहा जाएगा, शुगर प्रोडक्ट्स एंड प्रोटीन्स, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड कोका कोला ड्रिंक्स, टेबल सॉल्ट एंड राइस प्रोडक्ट्स या फिर ट्राइग्लिसराइड एंड एमिनो एसिड। तो उसे यूज़ करने के लिए क्या मिनिमाइज करने के लिए बोला जाएगा, मिल्क प्रोडक्ट एंड कोला ड्रिंक्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड हैज़ लोएस्ट सोडियम कंटेंट। किस फूड में सबसे कम लो सोडियम कंटेंट है, मिल्क, मीट, वेजिटेबल या फ्रूट्स। तो सबसे कम जो सोडियम होगा वो होगा आपका फ्रूट्स में। नेक्स्ट है ए सीरियस एंड डेंजरस साइड इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन इज। पेनिसिलिन का जो सबसे डेंजरस और सीरियस साइड इफेक्ट है वो कौन सा है, हेपेटोटॉक्सिसिटी, एनाफिलैक्सिस, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। तो सबसे डेंजरस जो साइड इफेक्ट है पेनिसिलिन का वो है एनाफिलैक्सिस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सिल्फर सल्फाजाइड क्रीम दैट इज यूज्ड इन बर्न पेशेंट हैज़ फॉलोइंग कॉमन साइड इफेक्ट। तो सिल्फर सल्फाजाइड जनरली सारे वार्ड में जो भी बर्न का वार्ड होगा वहाँ पे यूज़ होता है। तो इसका कॉमन जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, ग्रेइंग ऑफ स्किन, ड्राइंग ऑफ स्किन, बर्निंग ऑन द स्किन, इरिटेशन एंड हाइव्स। तो इस केस में क्या होता है, ग्रेइंग ऑफ स्किन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट्स विथ एसेंशियल हाइपरटेंशन इंक्लूड। अब किसी को हाइपरटेंशन है तो जो इनिशियल ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, ए डायरेटिक एजेंट, लो फैट डाइट एंड एक्सरसाइज, एड्रिजेनिक ब्लॉकिंग एजेंट एंड वेट रिडक्शन, लो सोडियम डाइट, वेट रिडक्शन एंड एक्सरसाइज प्रोग्राम। तो जो हाइपरटेंशन के लिए जो मेन ट्रीटमेंट होगा वो होगा लो सोडियम डाइट, वेट रिडक्शन एंड एन एक्सरसाइज प्रोग्राम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्हेन द पेशेंट इज टेकिंग सीडेटिव मेडिसिन द नर्स कंसर्न शुड इंक्लूड। अब कोई पेशेंट जो है वो सीडेटिव यूज़ कर रहा है तो हम लोग को क्या मेन चीज़ जो है वो ध्यान रखना होगा, एसेस फॉर साइंस ऑफ सुसाइडल इंटेंशन, assure the patient that hangover effects gets better over time, assure the family that gauze reflexes and slow respiration are normal responses, awaken the patient to take the medication if he is asleep। तो सबसे जो ध्यान देना चाहिए वो एसेस करना चाहिए साइन ऑफ सुसाइडल इंटेंशन को, ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच नर्सिंग असेसमेंट शुड बी परफॉर्म बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग ए पेरेंटल कीमोथेरेपी एजेंट। किसी को कीमोथेरेपी ड्रग देने वाले हैं तो उससे पहले हम लोग को क्या नर्सिंग असेसमेंट करना चाहिए, चेकिंग द लास्ट कंप्लीट ब्लड काउंट, checking for adequate blood return from the IV line, assessment of bowel sounds, assessment of blood pressure। तो हम लोग को क्या टेस्ट करना है, सबसे पहले adequate blood return from IV line ये चेक करना है किसी को कीमोथेरेपी देना है तो। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है, इन बर्न पेशेंट्स द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इज। जो बर्न केस में सबसे ज़्यादा डेथ होता है वो किसकी वजह से होता है, इन्फेक्शन, हेमरेज, रिस्पिरेटरी कंप्रोमाइज या फिर हाइपोथर्मिया। तो ये जो मेन वजह है बर्न के पेशेंट्स के डेथ का वो है आपका रिस्पिरेटरी कंप्रोमाइज। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। आज टोटल इसमें 61 क्वेश्चंस थे। तो आगे भी कोशिश करूँगी कि अगला मॉडल टेस्ट जल्दी से ही लाएं, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन के मुश्किल से 2 दिन बचे हैं। तो आप लोग भी देखें अपने जो क्वेश्चंस हैं जो पढ़े हुए हैं उनको रिवाइज करिए अच्छे से। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।